फिल्म की शुरुआत चर्च के एक अंडरग्राउंड टनल से होती है, जहां हम फादर टेड गैसी को देखते हैं। उस टनल में हम बहुत से क्रॉस और बाइबल के पन्नों को देखते हैं, जो किसी डीमन को कैद करने या रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फादर टेड गैसी वहां किसी पर एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं, जिसके अगले ही पल हमें वहां एक भयानक गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हमें सेंट कैथरीन इंस्टीट्यूट को दिखाया जाता है, जहां एक नन लड़की की आंखों पर काली पट्टी बांधकर कोई रिचुअल किया जा रहा था, जिसके बाद वो लड़की एक कमरे में जाती है जहां बहुत से श्रापित सामान रखे हुए थे, जैसा हमने एड और लॉरेन के घर पर देखा था, जिनकी अपनी एक भयानक कहानी है जो हम आगे चल के जानेंगे। खैर, तो वो लड़की बड़ी सावधानी से अंदर जाती है और उनमें रखे एक आईने को उठा लेती है, जिसके उठाते ही उसे उस आईने की कहानी अपने विजन में दिखाई देने लगती है, जिसमें हम इस मूवी के पहली कहानी को देखते हैं। और वो विजन हमें ले जाता है सारा नाम की एक लड़की के पास। सारा अपनी माँ की पुरानी दोस्त लेन के साथ बैठी होती है। दोनों साथ में टीवी देख रही होती हैं। सारा को महसूस होता है जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है। उसे लगता है कोई उसे लगातार देख रहा है, और कभी कभी उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जिस डर के कारण वो कभी कभी फ्रीज हो जाती है, हिल डुल नहीं पाती। उसकी ऐसी डरी सहमी हालत को देख लेन उसे समझाती है कि जब वो उसकी उम्र की थी तब उसे भी ऐसा ही महसूस होता था, जिससे वो बहुत डर गई थी। लेकिन सारा की माँ ने उसे बताया था कि ये सब बस उसके दिमाग में चल रहा है, रियलिटी में ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन उसका डर फिर भी कम नहीं हुआ। ऐसे ही वो डर डर के जीने लगी थी, जब तक कि ना उसे एक दिन एक किताब मिली जिसमें सुपरनैचुरल और ब्लैक मैजिक के बारे में लिखा था, जिससे उसे पता चला कि उसके डर का कारण एक डार्क थिंग है जिसे लीच कहा जाता है। उस किताब के मुताबिक जैसे हर इंसान की खुशी और अच्छाई के साथ एक अच्छा एंगल होता है, वैसे ही दुख और डर के लिए उस इंसान के साथ एक लीच होता है। पर ये लीच मदद नहीं करते, बल्कि ये उस इंसान के डर और दुख से ताकत लेते हैं। और अगर इन्हें इनका खुराक मिलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वे बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, और तब वे उस इंसान को अपने वश में कर लेंगे। लेन बताती है कि उस किताब में एक रिचुअल का भी जिक्र है, जिसकी मदद से उसे हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। सारा की माँ को भी वो लीच हॉन्ट करता था, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि ये कोई बीमारी है, जिस कारण उसने वो रिचुअल नहीं किया और मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश की। पर लेन के इस रिचुअल को करने के बाद से वो डीमन फिर कभी नहीं दिखा और ना ही उसने हॉन्ट किया, जिसे सुन सारा भी उस रिचुअल को करने का सोचती है, क्योंकि उसे भी लेन की तरह किसी भी कीमत पर उस लीच और उसके हॉन्टिंग्स से छुटकारा पाना था। तो लेन उसे उस रिचुअल के बारे में सारी बात बताने लगती है। लेन बताती है कि उस रिचुअल के कुल 4 स्टेजेस हैं। पहला है इनकैंटेशन, जहां सारी तैयारी करके उसे एक आईने के सामने मंत्र बोलना है, और ये वही आईना है जिसे हमने उस नन लड़की के हाथ में देखा था। दूसरा है मैनिफेस्टेशन, जिसमें उसे उस लीच को मैनिफेस्ट करना है। तीसरा है रेवलेशन, जहां वो लीच आखिर उसे आईने में दिखाई देगा, मतलब वो लीच उस आईने में कैद हो जाएगा। और चौथा है डिस्ट्रक्शन, जिसमें उसे उस आईने को एक हथौड़े से तोड़ देना होगा, जिससे वो लीच हमेशा के लिए उससे दूर चला जाएगा। ये सुनने में जितना आसान लग रहा था उतना ही मुश्किल भी था, क्योंकि कोई भी गलती भयानक साबित हो सकता था। लेकिन फिर भी सारा उस रिचुअल को करती है। वो सारा सेटअप करके उन मंत्रों को बोलने लगती है। पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डीमन अचानक उसे आईने में दिखता है, जिसे देख डर के मारे सारा के हाथ से वो आईना गिर के टूट जाता है, जिसे देख वो घबरा जाती है, और जिसके दूसरे ही पल वो अपनी माँ को सामने देखती है, जिन्हें अपने सामने देख वो हैरान हो जाती है। उसकी माँ उसके कानों में बोलती है कि अब वो आज़ाद है, और देखते ही देखते वो लेन में बदल जाती है। और ये सब एकाएक इतनी जल्दी हुआ कि सारा को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला, और देखते ही देखते लेन उसे चाकू मार देती है, जिससे सारा वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वहाँ का सारा माहौल अलग हो जाता है। वो चेक करती है कि जिस जगह लेन ने उस पर वार किया था उस जगह अभी भी निशान है, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस जख्म से खून नहीं निकल रहा था, जिस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे अब तक ये तो समझ में आ ही गया था कि वो डीमन अब आज़ाद हो गया है। लेकिन उसके साथ क्या हुआ है इस बात की तो उसे भनक तक नहीं थी। तो वो उस हथौड़े को लेकर कमरे से बाहर आती है, जहां लेन सोफे पर चुपचाप एक अजीब ढंग से बैठ हुई थी और खराब टीवी को घूरे जा रही थी। सारा उसे पुकारती है, लेकिन तभी लेन की आवाज़ उसे टीवी से सुनाई देती है। वो समझ ही नहीं पा रही थी क्या हो रहा है, और अचानक सोफे पर बैठी लेन एक डिमोनिक हंसी हंसते हुए उसे जमीन पर पड़ी उसकी बॉडी दिखाती है,
असल में सारा ने उस रिचुअल को पूरा नहीं किया था। उसे आईने को हथौड़े से तोड़ना था, लेकिन वो गिर के टूट गया था, जिस कारण वो डीमन आजाद हो गया और उसकी आत्मा को दूसरे डिमेंशन में ले गया, जहां अब सारा की आत्मा हमेशा के लिए कैद रहेगी। और यहाँ हमें एक सच्चाई का पता चलता है, ये सारा किया धरा उसकी आंटी लेन का था। वो किताब असल में डीमन को भगाने के लिए नहीं बल्कि ऑफरिंग का था, जिसकी मदद से शायद उसने अपने अंदर के लीच को बाहर निकाल दिया। और उसकी भूख को शांत रखने के लिए लेन ने पहले सारा की माँ को और अब सारा को ऑफरिंग के तौर पर उस डीमन को दे दिया ताकि वो बची रहे। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। इस विजन को देख उस लड़की को खून की उल्टी आती है और उसकी एक चीख के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हमें सेंट कैथरीन इंस्टीट्यूट के कुछ दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है, जब पहली बार वो लड़की यहाँ आई थी जिसे डिटेक्टिव मिलर लेकर आया था। उस लड़की का नाम असल में एली है और डिटेक्टिव के बातों से हमें पता चलता है कि एली वही लड़की है जिसे फिल्म शुरू में फादर टेड गैसी उस अंडरग्राउंड टनल में कैद कर रखे थे, जिस पर वे एग्जॉर्सिज्म टाइप का कुछ कर रहे थे। लेकिन डिटेक्टिव के मुताबिक फादर टेड उस पर कोई काला जादू या रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस रात उस डीमन ने फादर टेड को मार दिया था, जिसके बाद डिटेक्टिव को एली उस अंडरग्राउंड टनल में बहुत ही बुरी हालत में मिली, जिसे डिटेक्टिव यहाँ सिस्टर्स की निगरानी में ठीक करने के लिए लाया था। सारी बात को सुन सिस्टर एलिजाबेथ उसे यहाँ रखने के लिए राजी हो जाती है और उसे ले जाकर उसका कमरा दिखाती है, जहाँ सपने में एली को उसी अंडरग्राउंड टनल के विजन्स आते हैं जहाँ उसे कैद कर रखा गया था। और हम वहाँ उस डीमन को भी देखते हैं और ये डरावना सपना उसे हर रात सताता था, जिस पर सिस्टर एलिजाबेथ उसे समझाते हुए बोलती है कि हमारे अंदर अंधेरा और रोशनी दोनों मौजूद होते हैं और हमें रोशनी की तरफ जाना चाहिए। और एली में वो ताकत है जिससे वो अंधेरे को हराकर रोशनी की तरफ जा सकती है अगर वो चाहे तो। जिसके बाद वो एली को एक रिचुअल रूम में ले जाती है, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। सिस्टर एलिजाबेथ बताती है कि इस रिचुअल में उसे एक ऐसे कमरे में भेजा जाएगा जहां बहुत से काले जादू वाले सामान होंगे, जिन्हें टोटेम कहा जाता है, और जो किसी न किसी डीमन से जुड़े होंगे। उसे उन टोटेम को छू के उसका इतिहास जानना होगा, जिससे उसे उस डीमन को समझने और जानने में मदद मिलेगी और उसके अंदर उस डीमन का सामना करने की ताकत पैदा होगी। जिसके साथ ही एली एक और टोटेम को अपने हाथ में लेती है और हम इस मूवी के दूसरी कहानी में पहुंच जाते हैं, जहां हम खून से लथपथ एक प्रेग्नेंट लेडी को बिस्तर पर बंधा हुआ देखते हैं, जिसे कैद कर रखा गया था। तभी हम वहां उसके पति को देखते हैं, जो अपनी पत्नी से प्यार तो बहुत करता था लेकिन मजबूर था। और वो क्या मजबूरी है ये हमें बहुत जल्द पता लगने वाली थी। खैर, तो वो प्रेग्नेंट लेडी उससे पानी मांगती है, लेकिन जब वो व्यक्ति उसे पानी पिलाने जाता है तभी वो प्रेग्नेंट लेडी उस पर वार करके वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ज्यादा दूर भाग नहीं पाती और वहीं उसका डिलीवरी हो जाता है। ये देख वो व्यक्ति उस बच्चे को मार देता है, जिसके मरते ही हम उस व्यक्ति के पीछे एक डीमन को देखते हैं और तब हमें सारी सच्चाई का पता चलता है। असल में वो लेडी शायद किसी कल्ट की मेंबर थी जो डीमंस की पूजा करते थे, जहां उस डीमन ने उसे पजेस कर एक वेसल टाइप का बना लिया था और वो व्यक्ति एक गॉड का बंदा था, मतलब भगवान पर विश्वास रखने वाला। और शायद इसीलिए उस लेडी ने उससे शादी की ताकि उसके मदद से वो डीमन के बच्चे को जन्म दे सके, जो आगे चल के इस दुनिया में राज करे। और ऐसा ही कुछ हमने परी मूवी एक्सप्लेनेशन में जाना था, लेकिन वहाँ शैतान की बेटी थी जो इंसान से संबंध बनाकर शैतान के बच्चे को जन्म देना चाहती थी। अगर आपने अभी तक उस मूवी के एक्सप्लेनेशन को नहीं सुनी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस मूवी एक्सप्लेनेशन के अंत में दे दूंगा, आप लोग उसे भी ज़रूर सुनिएगा। तो इस मूवी एक्सप्लेनेशन में वापस आते हैं। उस बात की भनक उस व्यक्ति को लग गई थी, जिस कारण उसने उस बच्चे के जन्म लेते ही उसे मार दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो डीमन वहाँ आके उसे मार दिया और उस लेडी के जरिए अपना एक और बच्चा पैदा कर लिया। मतलब वो व्यक्ति अपनी जान देकर भी इसे रोक ना पाया। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। इस भयानक विजन को देख एली बहुत डर जाती है। उसी रात एली को फिर से उसी अंडरग्राउंड टनल का सपना आता है, जहां हम फादर टेड गैसी को देखते हैं जो उस पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे, जिससे एली तो बेहोश हो गई थी। लेकिन तभी हम वहां उस डीमन को देखते हैं जो फादर टेड को बेरहमी से मार डालता है और डर के मारे एली की नींद टूट जाती है। तभी वो अपने सामने सिस्टर एलिजाबेथ को देखती है। उसकी ऐसी हालत को देख सिस्टर को समझ में आ जाता है कि उसे फिर से वही बुरा सपना आया था। वो एली को बताती है कि उसमें स्पेशल पावर्स है जिसे उसे ढूंढना होगा, और एली की ही तरह उसके पास भी एक स्पेशल पावर है जिससे वो किसी को भी छूकर ये जान सकती है कि उसे क्या प्रॉब्लम है या वो किस चीज़ से परेशान है। जिस बात को सुन एली मान जाती है
और अपना हाथ उसे देती है। लेकिन एली के हाथ को छूते ही सिस्टर एलिजाबेथ को डार्क विजन्स दिखने लगते हैं, जिसके साथ उसे एक डीमन की झलक भी दिखती है, जिसे देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। और वो उसी वक्त मदर सुपीरियर से जाकर मिलती है और उन्हें सारी बात बताती है, और ये भी कि एली के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का डार्क एनर्जी है। उस पर किसी डीमन का साया है जिसे उसने अपने विजन में देखा, जिस कारण वो इस इंस्टीट्यूट में जब से आई है बहुत कुछ गलत हो रहा है और उन्हें वो रिचुअल भी बंद करना होगा, क्योंकि जिस कमरे में एली को भेजा जा रहा है वहाँ चारों तरफ खतरनाक टोटेम रखे हुए हैं। और अगर एली के अंदर कोई ईविल स्पिरिट या डीमन है और अगर वो अपने टोटेम तक पहुंच गया तो नतीजा भयानक हो सकता है। इसलिए उन्हें एली को यहाँ से भेज देना होगा जिससे बाकी बच्चियां बची रहे। लेकिन मदर सुपीरियर इन बातों को नहीं मानती। उनका कहना था कि अगर ऐसा कुछ होता तो उन्हें ज़रूर पता चलता। ये कहकर वो सिस्टर एलिजाबेथ को चुप करा देती है, जिसके बाद वे एक बार फिर वही रिचुअल परफॉर्म करती हैं और एली को उस कमरे में दोबारा भेज देती है, जहां इस बार वो एक चाबी को उठा लेती है। और हम पहुंच जाते हैं इस मूवी के तीसरी कहानी में, जहां हम एक इमाम को देखते हैं जो खालिद नाम के एक व्यक्ति के घर उसकी पत्नी को देखने आया हुआ था, क्योंकि खालिद के मुताबिक उसकी पत्नी को किसी जिन्न ने पोजेस कर रखा है और इमाम उस जिन्न को उसकी पत्नी के अंदर से निकालने आए हुए थे, जिन्हें खालिद सारी बात बताता है। तो इमाम उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी पत्नी को ठीक कर देगा और ये भी बोलता है कि इस काम के लिए वैसे तो वे 15,000 दिरहाम लेते हैं, लेकिन खालिद एक अच्छा और रिलीजियस बंदा है, जिस कारण वे उससे सिर्फ 10,000 दिरहाम ही लेंगे, जिस पर खालिद मान जाता है। जिसके बाद वे दोनों कमरे में जाते हैं जहां खालिद ने अपनी पत्नी को बिस्तर से बांध कर रखा था। उस कमरे में पहुंचकर इमाम खालिद को कुछ सामान लाने के लिए कमरे से बाहर भेजता है, लेकिन जैसे ही खालिद उस कमरे से बाहर जाता है तभी इमाम उसकी पत्नी के हाथ से इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले वायर को कनेक्ट कर देता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि इमाम को जिन्न भगाना नहीं आता, वो एक फ्रॉड है और वो लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाकर पैसे लूटता रहता है। थोड़ी देर में खालिद कमरे में आ जाता है और इमाम झूठ मूठ का जिन्न भगाओ मंत्र बोलने का नाटक करने लगता है और बीच बीच में खालिद की पत्नी को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, जिससे उसकी बॉडी हिलने लगती है। ये सारा नाटक दिखाकर इमाम बोलता है कि उसकी पत्नी के अंदर से वो जिन्न अब निकल गया है, जिसे कहते हुए वो खालिद को एक होली वाटर देता है और कहता है कि वो इस पानी को उसे पिलाता रहे ताकि वो जिन्न दोबारा उसकी पत्नी को पजेस ना कर सके। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि इससे खालिद के चेहरे पर हम किसी तरह की खुशी या संतुष्टि को नहीं देखते। इमाम की बात को सुन वो किचन में खाना बनाने चला जाता है और इमाम भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसे इन सब से क्या लेना देना, उसे तो सिर्फ अपने पैसे लेकर वहाँ से निकलना था। तो खालिद के जाते ही इमाम अपना सारा सामान समेटने लगता है। तब तक खालिद की पत्नी उन इलेक्ट्रिक शॉक के कारण होश में आ गई थी, जो बहुत ही जख्मी दिख रही थी, जैसे उसे मारा पिटा गया हो। वो बताती है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे किसी जिन्न ने पजेस नहीं किया। खालिद उनके बेटे के मौत का जिम्मेदार उसे मानता है, जिसे सुन इमाम कहता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और ये कहकर वो उस कमरे से बाहर निकल आता है और सीधे किचन में खालिद से अपने पैसे लेने जाता है, जहां खालिद बड़े शांति से खाना बना रहा था। इमाम को देख खालिद उसे उसका पेमेंट दे देता है और बताता है कि उसे लगता है उसकी पत्नी के अंदर से वो जिन्न अभी भी नहीं गया, जिसे सुन इमाम हैरान हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। वो बस अपना पेमेंट लेकर वहां से निकल जाने का सोचता है। खालिद पूछता है कि क्या इमाम का कोई बेटा या बेटी है, जिस पर इमाम बताता है कि उसकी एक बेटी है जिससे वो बहुत प्यार करता है। तभी उसकी नज़र खालिद के जेब पर जाती है, जहां वो चाबी लटक रही होती है जिससे उसकी पत्नी को आज़ाद किया जा सकता है। तो इमाम उसे बड़े चालाकी से ले लेता है और सीधे जाके खालिद के पत्नी को आज़ाद करने लगता है, क्योंकि उसकी भी एक बेटी है। तो वो अपनी बेटी के बारे में सोचकर उसकी मदद करने जाता है। तभी खालिद अपने हाथ में चाकू लिए वहां आ जाता है, जिसे वहां देख उसकी पत्नी डर के मारे सहम जाती है। तो इमाम उसके हाथ से चाकू फेंककर उसे समझाने जाता है कि उनके बेटे की मौत में उसकी पत्नी का कोई कसूर नहीं है। तब खालिद एक शॉकिंग बात बताता है, और वो ये कि उनका कभी कोई बच्चा था ही नहीं, तो बेटा या बेटी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसे सुन इमाम के तो होश ही उड़ जाते हैं। खालिद वापस अपनी पत्नी को पकड़ने जाता है, लेकिन तब तक उसकी पत्नी वो चाकू उठा ली होती है जिससे वो खालिद पर वार कर देती है, और ये मौका पाते ही इमाम उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी किचन में खालिद को देख उसके तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। खालिद कहता है कि गॉड ने उसे ये रिलीजन दिया,
उसकी ताकत दी, लेकिन उसने ईवल को चुना। वो इसे डिजर्व नहीं करता। खालिद उससे पूछता है कि उसका गॉड पर से फेथ कब खत्म हुआ। तब तक उसकी पत्नी भी गायब हो चुकी थी। तो इमाम कुछ नहीं कहता और वापस उसी कमरे में जाता है जहां वो उसकी पत्नी को बिस्तर पर बंधा हुआ पाता है। लेकिन जब वो उसके चेहरे पर से वो चादर हटाता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो खालिद की पत्नी नहीं बल्कि उसकी बेटी होती है, जिसे देख वो अपनी बेटी को उसके बदले छोड़ देने की गुहार लगाने लगता है। तभी उसके पीछे हम खालिद की पत्नी को देखते हैं, जो बताती है कि वो यहाँ गॉड पर उसकी कमज़ोर आस्था और विश्वास की वजह से है। मतलब उसने गॉड पर से अपना विश्वास और अपनी आस्था को छोड़ दिया, जिसका फ़ायदा डीमंस ने उठा लिया और वो उनकी जाल में फंस गया। तभी वो देखता है कि उसकी बेटी गायब हो गई है, जिसे देख वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पूरा घर खाली था, जहाँ उसे खालिद की लाश भी दिखती है, पर वो नहीं रुकता और जैसे तैसे मेन डोर तक पहुँच ही जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता। मतलब वो मर चुका होता है और उसकी आत्मा अब नर्क में है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। इस विजन को देख एली की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। रात को एली प्रेयर कर रही होती है। तभी वहीं अंडरग्राउंड टनल वाला डीमन आके उस पर हमला कर देता है और साथ ही हमें वापस उस रात का विजन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि फादर टेड गेसी को मारने के बाद वो डीमन एली को पजेस कर लिया था और प्रेजेंट टाइम में वो डीमन वापस एली को पजेस कर लेता है, जिसका मतलब वो डीमन अभी तक एली के साथ ही था और छुपा हुआ था। जिसके बाद वे लोग वो रिचुअल दोबारा करते हैं, जहां इस बार एली एक क्रॉस को उठाती है और हम पहुंच जाते हैं इस मूवी के चौथी कहानी में। जो एलिस नाम की एक औरत की होती है, जिसका एक प्यारा सा परिवार होने के बावजूद लूथर नाम के एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर था। खैर, तो उस शाम एलिस के घर पर कुछ औरतें पार्टी के लिए आई हुई थीं, लेकिन पार्टी शुरू करने से पहले वे लोग प्रार्थना करते हैं। तभी रोंड्रा नाम की औरत इमोशनल होकर रोने लगती है, जो बताती है कि उसके पति का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है, जिसे सुन एलिस घबरा जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि लूथर असल में रोंड्रा का पति है, जिसके साथ एलिस का अफेयर चल रहा है। पकड़े जाने और बदनामी के डर से एलिस घबरा जाती है और बाथरूम जाकर खुद को संभालती है। बाहर आके वो देखती है कि हॉल में कोई भी नहीं है, तो वो उन्हें ढूंढने जाने लगती है। तभी उसकी बेटी के कमरे से आवाज़ आने लगती है, तो वो तुरंत ही अपनी बेटी के कमरे में जाती है। लेकिन वहाँ ना तो वो औरतें होती हैं और ना ही उसकी बेटी, जिसे देख वो रोने लगती है। तभी दोबारा उसे अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो पागलों की तरह अपनी बेटी को घर में चारों तरफ ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। और अचानक वो चारों औरतें उसके सामने आ जाती हैं और उसे बैठने को बोलती है। एलिस को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसकी बेटी उनके पास थी और उसका कोई भी गलत कदम उसकी बेटी के लिए खतरा बन सकती थी। वे उसे कन्फेस करने को कहते हैं, तो एलिस ये बताती है कि वो अपने पति वॉल्टर से प्यार नहीं करती और उसे कोई बच्चा भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो एक अच्छी माँ नहीं है। लेकिन उन्हें उससे ये कन्फेशन नहीं सुना था। लेकिन एलिस बोलती है कि उसके पास कन्फेस करने जैसा कुछ भी नहीं है। तब रोंड्रा अपना आपा खो देती है और उसे उसका क्रॉस वाला लॉकेट दिखाती है, जिसे वो उसके घर भूल आई थी, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि वे सभी ऐसे ही एलिस के घर पार्टी करने नहीं आए थे। वे उसे कन्फ्रंट और उससे कन्फेस कराने आए हुए थे, जो बात एलिस को भी समझ में आ जाती है। तो वो सारा सच बोल देती है कि उसी का रोंड्रा के पति लूथर के साथ अफेयर है। तो वे लोग उसे बाइबल पढ़ने को बोलते हैं, जो अपने आप ही उसके हाथ से गिर जाती है, जिसे देख सभी को हैरानी होती है। वो औरत जो उस ग्रुप में लीडर टाइप की थी, उसे थोड़ा शक होता है, तो वो सभी को एलिस के सिर पर हाथ रखने को बोलती है और सभी मिलकर बाइबल पढ़ने लगते हैं। लेकिन इससे एलिस को तकलीफ होने लगती है और अचानक सभी के हाथ जलने लगते हैं, जिसे देख उस औरत को समझ में आ जाता है कि उसे किसी डीमन ने पजेस कर रखा है। जिस बात को साबित करने के लिए वो औरत रोंड्रा को उसे मारने के लिए बोलती है, ताकि अगर उसके अंदर कोई डीमन है तो वो सामने आ जाएगा। लेकिन चाहते हुए भी रोंड्रा उसे मार नहीं पाती। ये मौका देख एलिस एक कमरे में जाकर छुप जाती है। उनमें से एक औरत को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, तो वो पुलिस को बुलाने जाती है, लेकिन वे लोग उसे मार के बेहोश कर देते हैं और एलिस को मारने उसके कमरे में जाते हैं। पर तब तक उस डीमन ने उसे पूरी तरह से पजेस कर लिया था और उनकी एक चीख के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। इस बार एली न तो बेहोश हुई थी और ना ही उसकी तबीयत खराब हुई थी, जिसे जान सभी को खुशी होती है कि अब वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। पर जब उसकी आंखों पर से पट्टी हटाई जाती है तो उसकी आंखें ही नहीं होती। लेकिन असल में ऐसा नहीं था, ये सिर्फ उसके अंदर का डीमन
उसे ऐसा महसूस करा रहा था। ये सब देख सिस्टर एलिजाबेथ उसके अंदर के डीमन के बारे में पता करने लाइब्रेरी जाती है, जहां एक बुक से उसे उस डीमन का नाम पता चल जाता है, जो था एलेक्समेयर। और जैसा कि हर डीमन की ख्वाहिश होती है कि वो गॉड के बने इस खूबसूरत दुनिया पर राज करे, वैसा ही कुछ इरादा इस डीमन का भी था। लेकिन एक शक्तिशाली क्रॉस है जिसकी मदद से किसी भी डीमन को हराया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे वापस हेल में भेजा भी जा सकता है। और अगर उसे इस दुनिया पर राज करना है तो उससे पहले उसे उस क्रॉस को नष्ट करना होगा, जो इसी कमरे में कहीं है। जिस कारण वो डीमन एली को इस इंस्टीट्यूट में लाया था, ताकि वो एली के जरिए उस क्रॉस को हासिल कर सके। और शायद यही बात फादर टेड गैसी को पता था, जिस कारण वे एली को वहां उस अंडरग्राउंड टनल में कैद कर रखे थे। ये सारी बात जान सिस्टर एलिजाबेथ के तो होश ही उड़ जाते हैं, और वो भी समझ जाती है कि क्यों एली उस रिचुअल में बार बार फेल हो रही थी। ये वो डीमन कर रहा था ताकि वे लोग इस रिचुअल को तब तक करते रहे जब तक कि ना एली उस क्रॉस तक पहुंच जाए। तो सिस्टर एलिजाबेथ उसी वक्त इंस्टीट्यूट की तरफ भागती है, जहां दूसरी तरफ मदर सुपीरियर बाकी के सिस्टर्स के साथ मिलकर वो रिचुअल दोबारा परफॉर्म कर रही थी, जहां इस बार एली खून से सने एक पट्टी को उठाती है। और हम पहुंच जाते हैं इस मूवी के 5वीं और आखिरी कहानी में, जहां हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें रेमन, उसकी पत्नी नोवेलिया, उनका बेटा राफेल और बेटी मोनिका होते हैं। जहां मोनिका किसी डीमन से पजेस हो गई थी, जिसके लिए नोवेलिया ने एक प्रीस्ट को बुलाया था, लेकिन रेमन के मुताबिक उनकी बेटी को मेडिकल बीमारी है, उसे किसी प्रीस्ट की नहीं बल्कि एक डॉक्टर की जरूरत है। जिस बात पर उनमें थोड़ी बहस भी हो जाती है, जिसके बाद नोवेलिया उस प्रीस्ट को सारी बात बताती है कि मोनिका को किसी डीमन ने पजेस कर रखा है, और उसी पोजेशन में उसने राफेल पर भी हमला किया था। सारी बात को सुन प्रीस्ट बोलता है कि शायद मोनिका को कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है, लेकिन नोवेलिया नहीं मानती और प्रीस्ट को उसे एक बार देखने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसे वो प्रीस्ट आखिर मान जाता है। जिसके बाद नोवेलिया उस प्रीस्ट को मोनिका के कमरे में ले जाती है, जहां वो प्रीस्ट गूगल से एक्सॉर्सिज्म का चांटिंग स्पेल्स निकालता है, जो अजीब था क्योंकि एक प्रीस्ट को वो स्पेल्स या तो मुजुबानी याद रहता है या किताब से पढ़कर बोलता है। खैर, तो उन मंत्रों को पढ़ने के बाद कुछ भी नहीं होता, तो प्रीस्ट बोलता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, जिसे कहते हुए वो उसके हाथ खोल देता है। लेकिन हाथों के खुलते ही मोनिका बोलती है कि उसे माफ़ कर देना, जो बात उस प्रीस्ट को समझ में नहीं आती। और तभी उसे पता चलता है कि वे लोग असल में डीमंस हैं, जो उस तरह के फेक प्रीस्ट को अपने जाल में फंसाकर यहाँ बुलाते हैं और उनकी आत्मा को नर्क में ले जाते हैं। और उस प्रीस्ट की एक दर्द भरी चीख के साथ ये सीन और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, जहां इस बार एली के अंदर के डीमन को पता लग गया था कि सिस्टर एलिजाबेथ को उसके बारे में पता लग गया है। मतलब वो अब और वक्त गवा नहीं सकता, जिसे सोच वो उस क्रॉस को ढूंढने लगता है, जो उसे मिल भी जाता है। दूसरी तरफ बाहर मदर सुपीरियर ये सोचकर परेशान हो रही थी कि अब तक एली को तो बाहर आ जाना चाहिए। वे लोग ये सब सोच ही रहे थे कि तभी सिस्टर एलिजाबेथ वहां आती है और मदर सुपीरियर को सारी बात बता देती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो डीमन उस क्रॉस को तोड़ने लगता है, जिसे देख सभी सिस्टर्स उसे रोकने जाते हैं, लेकिन वो सभी पर हमला कर देता है। जिसके बाद सभी मिलकर किसी तरह एली को पकड़कर उस क्रॉस की मदद से उस डीमन को नर्क में वापस भेज देते हैं और एली बिल्कुल ठीक हो जाती है। दूसरे दिन की सुबह डिटेक्टिव मिलर उससे मिलने आते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि एली की एक आंटी है जो बेसब्री से उसका अपने घर में स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है, जिसे सुन सभी को बहुत खुशी होती है और एली सिस्टर एलिजाबेथ से अलविदा लेकर अपने नए जीवन के सफर पर निकल जाती है। दूसरे सीन में हमें वो क्रॉस दिखाया जाता है, जिसको नष्ट करने के लिए वो डीमन शायद फिर कोई नई चाल चलेगा, क्योंकि ये किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ, जिसके साथ ही ये आखिरी सीन भी यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।